नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4 और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर कल 3 बजे दोपहर में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांग लिया और इसीलिए जो आज सुनवाई होनी थी वो टल कर कल पर चली गई। कल दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होगी। निचली अदालत को कोई भी आदेश देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। निचली अदालत आज कोई आदेश न दे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। 26 महीने बाद इस बीच में आजम खां को बेल मिली है। ये दूसरी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट से ही ये दूसरी बड़ी खबर है। एक और सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई के लिए कल दोपहर 3 बजे का वक्त तय किया और निचली कोर्ट को कोई भी आदेश देने से रोक लिया, यानी कि वाराणसी कोर्ट को। और दूसरी ओर आजम खां को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। ये दो बड़ी खबरें, तो दो बड़ी खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट से ही। सुप्रीम कोर्ट ने एक और आज सुनवाई नहीं की और इस मामले के बाद जो वकील साहब ने बाहर आकर कहा, कोर्ट के बाहर आके, वो आपको दिखाते हैं। मुस्लिम पक्षकारों ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने उनको बताया था कि हरिशंकर जैन साहब की तबीयत खराब है और वो कल तक रिकवर हो जाएंगे। तो हुज़ैफा अहमदी साहब ने भी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। मैं टू बी ऑल फेयर, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए अगर कोई बार का मेंबर कोई स्टेटमेंट देता है तो वी शुड नॉट अपोज इट। उनका ये कहना था कि उनका सिर्फ इतना कंसर्न था कि ट्रायल कोर्ट में भी आज ये केस लगा हुआ है और साइमल्टेनियसली 2 प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती हैं। इसलिए तभी मैंने अंडरटेकिंग दी कि ट्रायल कोर्ट इसमें कल तक के लिए हम उसको प्रेस नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट आगे बढ़ेगा। कल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अपना पक्ष रख देंगे, सारी बातें रख देंगे, जब सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फाइनल जजमेंट सुना देगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। जो यहाँ पिटिशनर के जो एडवोकेट है मुस्लिम पक्ष के, श्री हुफैजा अहमदी साहब ने कोर्ट को बताया कि आज कोई एप्लीकेशन जिला कचहरी में फिक्स्ड हियरिंग के लिए, जो कि वजू खाने का जो एरिया है शायद वहाँ वो उसको तोड़वाना चाहते हैं। इस पर जो प्लेंटिफ वकील ने कहा कि हम उस एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं करेंगे और कल तक के लिए उस एप्लीकेशन को हुआ कि आज वो प्रेस नहीं करेंगे और कल जो भी कोर्ट की सुनवाई होगी, जो भी आदेश होगा, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई। ये तो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो आप वकील साहिबान की जबान से देख रहे थे, सुन रहे थे। आपको बताएं कि ज्ञानवापी पर कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी वाराणसी कोर्ट को। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी। विशाल सिंह ने 12 पेजेस की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। सील बंद लिफाफे में है विशाल सिंह की रिपोर्ट। 14, 15 और 16 मई की रिपोर्ट सौंपी गई है कोर्ट में विशाल सिंह के द्वारा। जो 3 दिन का जो सर्वे कमीशन हुआ, कोर्ट कमीशन हुआ, जिसमें विशाल सिंह स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर थे, उसकी रिपोर्ट उन्होंने सौंपी। ज्ञानवापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। हमारे साथ एडवोकेट कमिश्नर विशाल जी मौजूद हैं, जो रिपोर्ट दाखिल करने के बाद बाहर निकले हैं। विशाल जी, रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है? हाँ जी, सबमिट कर दी गई है। 10:15 पे मेरे द्वारा की गई है। उस समय अजय प्रताप सिंह, संजय सिंह दाढ़ी, राजेंद्र नाथ पांडे, शैलेंद्र श्रीवास्तव, अमित सिंह वहाँ मौजूद थे। जज के चैम्बर में रिपोर्ट दाखिल की गई? नहीं, बाहर दाखिल की गई है। की गई है। ये उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल की गई। तो 3 डब्बा, उसमें 3 बॉक्स सील्ड है, वो वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी के, वो भी हमने फाइल कर दिए। अच्छा, कुल कितने पन्ने की रिपोर्ट? अब ये देख लीजिए आप लोग। ये सीलबंद रिपोर्ट होगी? नहीं, ये जो वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी है वो सील बंद है। और जो कमीशन रिपोर्ट है वो पेपर की। अच्छा, इससे जुड़े हुए जो अर्जियां थी उस पर सुनवाई कब होगी? अब ये माननीय न्यायालय में भी पुकार हो गया, उसमें चल रहा है अभी। क्या आप भी शामिल होंगे? अगर न्यायालय उचित समझेंगे, अगर बुला लेंगे तो पहुंचा जाएगा, नहीं तो मेरी कोई औचित्य नहीं हुआ। क्या आप रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी? अब आप देख सकते हैं, रिपोर्ट के बारे में अब हमको कुछ नहीं कहना है। कुछ अभी आगे कुछ और भी रिपोर्ट सबमिट करनी है या फाइनल रिपोर्ट? न्यायालय जो उचित समझेगा, जितने पक्षकार हैं जो उचित समझेंगे, अगर इसको मान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर अतिरिक्त एविडेंस की जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त। आपकी तरफ से ये फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने की या कोई सेकंड? मेरी तरफ से फाइनल रिपोर्ट है। विशाल सिंह एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसके बाद एबीपी गंगा से बात की और इसी बीच में बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का एक वाइड बयान आया है। ज्ञानवापी मस्जिद सील हुई तो जाने कुर्बान हो जाएंगी, कह रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क। आगे कहते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद सील हुई तो जाने कुर्बान हो जाएंगी और शिवलिंग मिलने का दावा उन्होंने गलत बताया है। तो मामले में सियासत गर्म है। दूसरी ओर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का जो बयान है वो हमने आपको दिखाया, बताया।
चेता रहे हैं वो कि मस्जिद पर कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कह रहे हैं मस्जिद सील की गई तो जाने कुर्बान हो जाएंगे। ज्ञान वापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज उसमें शिवलिंग निकल आया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा सांसद जी, और मैं सारे मुसलमानों से भी कहूँगा कि मुसलमान इस पर सर जोड़ कर बैठे और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। तो ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद अब मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा भी तेज हो गई है। लोग अब जन्मभूमि का सर्वे कराए जाने की मांग करने लगे हैं। मथुरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है और आज कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। 1 जुलाई को इस पर सुनवाई की जाएगी। इस याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त करने की मांग की गई है। कहा गया है कि श्री कृष्ण विराजमान की कुल 13.37 एकड़ जमीन में से करीब 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्मस्थान स्थापित है। जी, आज हरिशंकर जैन जी के बाद में आज कोर्ट ने हमको बिल्कुल विजयी माना। कोर्ट ने हमारा रिवीजन अलाउ कर दिया और जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है उसे टर्न डाउन किया, उसे ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया और हमारा रिवीजन अलाउ हुआ। मीनिंग देयर बाय अब लोअर कोर्ट में जो दावा हमारा था, जो हमने पहले दायर किया था, वो चलेगा। अब डेट तो रिवीजन माने डालने के बाद रिवीजन से फाइल लोअर कोर्ट में आएगी, उसके बाद में मालूम पड़ेगा कि डेट कौन सी पड़ेगी। सुनवाई पहले हो चुकी थी। जनपद न्यायाधीश महोदय ने अभी हाल ही में सभी पक्षों को बुलाकर, अधिवक्ताओं को बुलाकर यह बताया है कि रिवीजन स्वीकार किया जाता है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो प्लेंटिफ को राइट टू सू न मानते हुए सूट खारिज किया गया था, अब जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा चूंकि रिवीजन स्वीकार कर लिया गया है, इसीलिए प्लेंटिफ को राइट टू सू है और आगे मुकदमा प्रोसीड होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत आज दे दी है। करीब 26 महीने बाद आजम की जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि नियमित जमानत के लिए आजम खान को 2 हफ्ते में निचली अदालत में अर्जी देनी होगी। नियमित जमानत मिलने तक आजम खान को अंतरिम जमानत जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, BR गवई और AS बोपन्ना की बेंच ने इसे अपनी विशेष शक्ति के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल उपयुक्त केस कहा। आपको बताएं कि पिछले हफ्ते कोर्ट ने कहा था कि आजम को एक मामले में बेल मिलते ही नया केस दर्ज हो जाता है और इसके जवाब में यूपी सरकार ने कहा था कि आजम खान आतंक अपराधी और भूमाफिया है। आजम के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इस तरह किसी को लगातार जेल में रखना क्रूरता है और सुप्रीम कोर्ट उनके मुवक्किल को अंतरिम जमानत दे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत का मतलब यह हुआ कि आजम खान को अब अगले 2 हफ्ते के भीतर नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में अपील करनी होगी और निचली अदालत जब तक उनके नियमित जमानत पर सुनवाई नहीं करती है, तब तक उनको अंतरिम जमानत जो मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो बरकरार रहेगी। जाहिर तौर से बात है कि पिछले 2 साल से ज्यादा समय से आजम खान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद हैं और यहाँ पे अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में उनके जमानत को लेकर के सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को जमानत देने को लेकर के काफी ज्यादा विरोध किया था और साफ तौर पे कहा था कि आजम खान आदतन अपराधी हैं, उनको जमानत न दी जाए। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 142 के तहत उनको अंतरिम जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से आजम खान को ये अंतरिम जमानत दी जा रही है, अब उनको नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में 14 दिन के भीतर अपील करनी होगी और उनके नियमित जमानत की जो प्रक्रिया है वो निचली अदालत में चलेगी और निचली अदालत तय करेगी क्या आजम खान को नियमित जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन जब तक निचली अदालत में प्रक्रिया चलेगी तब तक आजम खान को अंतरिम जमानत मिली रहेगी। यानी कि अब जेल से बाहर आने का रास्ता आजम खान के लिए साफ हो गया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाया है, आज शाम तक या कल तक जैसे ही जेल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहुंचेगा उसके बाद फिर आजम खान की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आजम खान जेल से बाहर आएंगे। कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो आजम खान की जमानत पर अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। देखिए ट्वीट अब्दुल्ला आजम का, MLA हैं, पुत्र हैं आजम खान के,
जेल में ये भी बंद रहे, लेकिन पिछले वर्ष बाहर आए और अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, अपने पिता को जमानत मिलने के बाद। आजम खान को जमानत मिलने पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट पे क्या लिखते हैं, बहुत दिलचस्प, देखिए। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। लंबे अरसे से न्याय की जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वो आज पूर्ण हुई है। आजम खान साहब को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें व्यवस्था की घोर प्रताड़ना से न्याय मिला है। भारत की न्याय व्यवस्था उम्मीद की एक किरण है। नमन कर रहे हैं कोर्ट को, न्याय व्यवस्था को। तो सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जमानत मंजूर होने के बाद सपा नेता आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा ने कहा कि यह सच्चाई की जीत है। उन्होंने कहा कि आजम खान अब रामपुर आए। समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को लगभग 27 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उन्हें ज़मानत मिल गई है। तमाम मामलों में उनको पहले ही ज़मानत मिल चुकी थी, लेकिन एक मामले में उनकी ज़मानत जो है अटकी हुई थी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उनको अंतरिम बेल दे दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व विधायक तंजीन फातिमा हैं, जो आजम खान की पत्नी हैं। तजीन फातिमा जी हैं, डॉक्टर तजीन फातिमा, जो आजम खान की पत्नी हैं। मैडम, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है उसको लेकर के आप कितना खुश हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सच्चाई की जीत है और सुप्रीम कोर्ट से, जो कि मुल्क की सर्वोच्च अदालत है, वहाँ से हमें इंसाफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद आजम खान को, क्योंकि पिछली बार भी जब एक मामला रह गया था तो हाई कोर्ट ने काफ़ी वक्त तक डिले किया और उसमें ज़मानत नहीं मिली थी। आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उस पर नाराज़गी जाहिर की और उसके बाद जो एक और नया मुकदमे में उनका नाम आ गया था आजम खान का, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी है। तो कितनी बड़ी लड़ाई थी ये? सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सवाल किया था कि ये क्या चल रहा है, कि क्यों एक ज़मानत जब मिलती है तो फ़ौरन दूसरा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस चीज़ का संज्ञान लिया है कि हमारे साथ कितनी साजिशें हो रही हैं। आप शिक्षा विभाग में थीं और उसके बाद राजनीति में आई और उसके बाद जो कुछ हुआ, आपको भी जेल में रहना पड़ा काफ़ी अरसे। कितना मुश्किल भरा ये सफ़र था आपके पूरे परिवार के लिए? जाहिर है मुश्किल भरा तो था ही सफ़र, आप लोगों ने देखा ही है, आप लोग जानते हैं। क्या उम्मीद करती हैं अब आजम खान कब तक घर आ जाएंगे? 1-2 दिन में ही इंशाल्लाह घर आ जाएंगे। अखिलेश यादव का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि आजम खान घर आ जाएंगे तो मैं उनसे मिलने रामपुर जाऊंगा। तो क्या आप स्वागत करेंगे? देखिए, उनकी मर्ज़ी है, अगर आएंगे तो जाहिर है जो घर में मेहमान आएगा उसका स्वागत है। स्वागत है। काफ़ी जो आपके करीबी लोग हैं, जैसे आपके मीडिया प्रभारी फसाद खान शानू और कुछ और लोग भी हैं जिनको ज़िला प्रशासन ने ज़िला बदर कर दिया है, क्या कहना चाहेंगी? क्या कार्रवाई अभी भी हो रही है आप पर और आपके समर्थकों पर? कार्रवाई की कोशिशें तो हो ही रही हैं जी। कार्रवाई की कोशिशें हो रही हैं, हम लोगों को फंसाने की कोशिशें हो ही रही हैं। कई नेता इस दौरान आपसे मिलने आए, आपके घर पर मिलने आए, उनको क्या कहना चाहेंगी, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका? हाँ, जाहिर है जिन लोगों का भी हमें सहयोग रहा है, नेताओं का सहयोग रहा है, मैं उन सबकी ही शुक्रगुजार हूँ। पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थी कि समाजवादी पार्टी से आपका परिवार नाराज़ चल रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, अब इन सब चीज़ों के जवाब तो आजम साहब खुद देंगे आने के बाद। तो आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से परिवार में किस तरह का माहौल है और क्या तैयारी आपकी है? जाहिर है खुशी का माहौल है। खुशी है जी, जाहिर है। क्या लगता है अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद अब आपको कुछ राहत रहेगी, बरकरार रहेगी? हमें अदालत से इंसाफ की ही उम्मीद है। और इंसाफ दिया अदालत ने आपको? हाँ, आखिरकार दिया। सर्वोच्च अदालत ने मुल्क की हमें इंसाफ दिया है। क्या कहना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अदालत? जाहिर है मुल्क की सर्वोच्च अदालत है, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ आखिरकार इंसाफ किया। वकीलों से आपकी बात हुई होगी, अपने क्या बता रहे हैं, कब तक परवाना जेल चला जाएगा और कितना वक्त लगेगा जेल से बाहर आने में आजम खान को? 1-2 दिन ही लगेंगे जी। देखिए, ये हैं तंजीन फातिमा, डॉक्टर तंजीन फातिमा, जो आजम खान के तजीन फातिमा जो आजम खान के सुप्रीम कोर्ट से जो मिली राहत है उस पर खुशी जाहिर कर रही हैं। उनका कहना है कि लंबे अरसे के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है और इससे वो खुश हैं। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। अनुराग भदौरिया ने भी इस प्रकरण पर अपना बयान दिया है, देखिए। समाजवादी लोग हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं
और न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं। जिस तरह से झूठे मुकदमे में आदरणीय आजम खान साहब को फंसाया गया था, आज न्यायपालिका ने उनको जमानत दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बदले की भावनाओं से काम कर रही है। बड़ी खबर के साथ बाहुबली मुख्तार अंसारी परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार की पत्नी अफसान अंसारी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। मऊ कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। दलित की जमीन को जबरन हथियाने का मामला है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और अब टीम गठित कर दी गई है अफसान अंसारी की गिरफ्तारी के लिए। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी की गिरफ्तारी के लिए दलित की जमीन को जबरन हथियाने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और अब एक टीम गठित गिरफ्तारी के लिए। इधर बिजनौर में एक डॉक्टर अपनी कार का चालान होने पर भड़क गया। आरोप है कि डॉक्टर ने पुलिसकर्मी से बदसलूकी भी की। मामला सामने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए और इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिसकर्मी से डॉक्टर की बदसलूकी का मामला वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पर। यही गाड़ी मिली सीट बेल्ट पे काटने के लिए, इतनी गाड़ी जा रही सबके काट, डबल फाटक पे भेज दिया सबके काट, काटो काटना, काटो सबके काट, सबके काटो काटना। अरे तुम जाने तो दोगे चालान को काट तुम्हें क्या सपोर्ट जाने दो हम तुम्हें जाने दो। बिजनौर में डॉक्टर पर बदसलूकी का आरोप लग रहा है और ये वीडियो वायरल हो चुका है जो कि आप देख रहे हैं। अगली खबर अमरोहा से है। वहां पर दो युवक आपस में भिड़ गए और इस दौरान दोनों युवकों में जमकर लाठी डंडे चले और इसका वीडियो वायरल है। इसमें एक युवक दूसरे युवक को लाठी से पीट रहा है। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस युवकों की तलाश कर रही है। मामला थाना गजरौला उद्योग नगरी का बताया जा रहा है। इधर पीलीभीत में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी लाखों की संपत्ति कुर्क कर ली। कुर्की की कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। थाना जहानाबाद इलाके के दलेलगंज गांव में गैंगस्टर सलीम कुरैशी की संपत्ति कुर्क कर ली गई। कार्रवाई के बाद गैंगस्टर सलीम कुरैशी का परिवार डीएम के यहां पहुंचा और गो तस्करी न करने की बात कही, लेकिन गो तस्कर सलीम कुरैशी के परिवार को राहत नहीं मिली है। और आपको बताएं कि सलीम कुरैशी पर गो तस्करी का आरोप है। थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत विचारणीय अपराधों से अर्जित की गई धनराशि से निर्मित एक 2 मंजिल आवासीय पक्का भवन कुल क्षेत्रफल 80 वर्ग गज स्थित ग्राम दलेलगंज थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत को तत्काल प्रभाव से कुर्क करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट अमरिया को प्रशासक नियुक्त करते हैं। इधर कानपुर में डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया। यहां पर पति पत्नी के धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। घर के अंदर ही दोनों के शव बरामद हुए। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में भी जुटी हुई है पुलिस। कानपुर के थाना रामबाग इलाके में रहने वाले शिवा चाय की दुकान लगाते थे और पास में किराए के मकान में रहते थे। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। की जांच की जा रही है। घटना का शीघ्र ही अनावरण होगा। प्रथम दृष्टया चूँकि पूरा मकान बंद है, एक ही जाने का रास्ता है और वो भी सुबह बंद मिला है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अंदर ही किसी के द्वारा की गई है। तो सारी पूछताछ की जा रही है और घटना का शीघ्र अनावरण होगा। इधर जालौन में मामूली से विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले और इससे हड़कंप मच गया। पथराव की घटना में गर्भवती महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल बिजली चोरी पकड़वाने के मामले को लेकर रंजिश थी और इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। इधर जोशीमठ में मलबा गिरने से मलारी नेशनल हाईवे बंद हो गया। बीआरओ की टीम इस रोड को खोलने में जुटी हुई है। सड़क बंद होने से चीन सीमा की तरफ जाने के लिए आवाजाही में समस्या खड़ी हो गई। और उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शैक्षिक सत्र शुरू होने के 1.5 महीने बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। खासकर पर्वतीय जिले ऐसे हैं जहां पर कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र बगैर किताबों के पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि सरकार ने दावा किया कि शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त किताबें दे दी जाएंगी। लेकिन शिक्षा विभाग वक्त पर बच्चों को किताबें मुहैया कराने में नाकाम रहा। हालांकि महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी का कहना है कि 4 दिन के अंदर सभी बच्चों को किताबें मुहैया करा दी जाएंगी।